We are telling your followers. DNT लगा लें, वाईफाई लगा लें. Hello everyone. Let's wait for some more people to join and then we start. Hi Divya, hi Dolly. Hello. Sukh Smart, Shubhendra, Sam. Hello Ramneet, Mangat, Sandhu. Hi Archie. Thank you so much, Dolly. So let's wait for more 30 seconds and then we start with the first question which people asked. जितने भी फॉर्मेट आप सबको पता है. पहले एक दिन पहले हम सारे क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि हम स्पेसिफिक उन्हीं चीज़ों की बात करें जो लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं. एट टाइम्स वी गो विद कि कौन सा फॉर्मेट हम फॉलो करना चाहते हैं, कौन सा मिथ हम डीबंक करना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक हम पढ़ाना चाहते हैं. बट यहाँ पे हम जनरली क्वेश्चन आंसर लेते हैं. तो अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट आए हो इस लाइव में और आपने क्वेश्चन पहले नहीं भेजा और आप चाहते हो कि आपके क्वेश्चंस के भी आंसर हों, सो बी बिट मोर अलर्ट ऑन एवरी थर्सडे. जब मैं ये लाइव का अनाउंस करता हूँ तब आप अपने क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं. So all right, now we are good to start. We have enough people. Hello, Lean Beast. Good to see you, brother. So we start with the first question today. किसी का क्वेश्चन है, रॉयल का क्वेश्चन है, वांट टू फैट लॉस बट डू नॉट वांट टू लूज मसल मास, इज इट पॉसिबल? इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल. अगर आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम इफेक्टिव है, दैट मीन्स उसमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी स्ट्रेंथ की है और ओवरडू कार्डियो का नहीं है. दूसरा, आपकी प्रोटीन की इंटेक सफिशिएंट है और कैलोरीज एक्सट्रीम डेफिसिट में नहीं है, तो आप मसल मास ग्रेजुअली गेन कर सकते हो और आप अपना साथ में फैट लॉस भी कर सकते हो. अब एक दूसरी सिनेरियो आता है जब हम सिर्फ गेन करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें जो मसल का गेन होगा वो ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली जब आप फैट लॉस भी कर रहे हो, क्योंकि एक तीर से दो शिकार वर्सेस एक तीर से एक शिकार में डिफरेंस है. बट द अल्टीमेट ट्रूथ इज कि आप फैट लॉस के साथ साथ मसल गेन डेफिनेटली कर सकते हो. सर मैं जिम करता हूं, ऋषिका का सवाल है. बोलते हैं जिम के साइड इफेक्ट हैं 40-50 के बाद बॉडी में पेन रहती है, क्या ये सच है? हाँ, जिम का एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि हमारी बॉडी की अच्छी कंडीशन हो सकती है जो बुढ़ापे में हमें सेल्फ डिपेंडेंट होने में मदद करती है, वर्सेस जो लोग रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिम का मतलब जनरली हम स्ट्रेंथ ही बोलते हैं या स्ट्रेचिंग बोलते हैं, क्योंकि कार्डियो या वॉक तो घर पे भी हो सकती है. तो जब हम रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो इससे अपने जॉइंट्स को, मसल्स को, लिगामेंट को, टेंडन को हम कंडीशन कर लेते हैं, फ्यूचर रेडी कर लेते हैं, ताकि हमें सहारा ना लेना पड़े. जब भी हमें उठना है, बैठना है, हम खुद से अपने सारे काम करने लगे. तो ये साइड इफेक्ट है. अदरवाइज ये मिथ कहाँ से आती है? जब ये लोग बोलते हैं कि जब आपकी उम्र बढ़ेगी, 40-50 की होगे, हड्डियों जॉइंट में दर्द रहेगा. किसी की स्पेसिफिक कंडीशन हो सकती है, जेनेटिक्स की वजह से, अर्थराइटिस की, ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जो चेंजेबल कम है, बट एक्सरसाइज से उसको भी डिले किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है. और दूसरा ये हो सकता है कि किसी ने बहुत ओवर ट्रेन किया है अपनी यंगर एज में, अपने जॉइंट हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है. हैविंग सेड दैट, अगर आप ठीक क्वांटिटी में, सही ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत मैटर करता है. जैसा मैं दूसरी भाषा में बोलता हूँ कि अगर आपको ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए. ठीक वैसे ही अगर आपको अपना फिटनेस गोल अचीव करना है, उस पर पहुंचना है, तो आपके पास एक ट्रेनिंग प्लान होना चाहिए. वो बहुत ज़्यादा आपकी ट्रेनिंग की सेफ्टी इंश्योर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर रनिंग एंड एक्सरसाइज 1 आवर डेली करने के बाद भी वेट लॉस नहीं हो पा रहा, सो व्हाट टू डू? इनफैक्ट इस पे मैंने अभी एक रीसेंट वीडियो भी बनाई थी कि बहुत सारे लोग जब स्टार्टिंग में वेट लॉस करते हैं, एक सर्टेन पॉइंट के बाद फर्दर वेट लॉस नहीं होता. उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहता है
कि वो अपने नंबर्स को रिकैलकुलेट नहीं करते। उन्होंने शुरू में कैलकुलेट किया, उनको पता चला कि उनके 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है और डेफिसिट में जाने के लिए उन्होंने 1700 या 1600 से शुरू किया। बट इवेंचुअली जब उनका 10 kg वेट लॉस होगा तो उनकी जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है वो भी कम होगी। उसको मैनेज करने के लिए उनको रिकैलकुलेट करना पड़ेगा अपनी फूड की इनटेक को और अपने कैलोरी के कंजप्शन को। दूसरा, जब हम ट्रेनिंग करते हैं और जैसे जैसे हमारा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस बढ़ता है तो हमारी बॉडी ज़्यादा एफिशिएंट होती है उसी काम को कम कैलोरीज में करने के लिए। सो नो मैटर कि आपका ट्रेडमिल आपको दिखा रहा है कि आपने 500 कैलोरीज की है, हो सकता है कि आपने उससे 100 या 200 कैलोरीज कम बर्न की हो क्योंकि बॉडी एफिशिएंट हो गई है। तो इन सब चीज़ों को भी हमने ध्यान में रखना है। हाय, गुड टू सी यू। ट्रेन विद पैसिफिक, वन ऑफ द गुड ट्रेनर आई पर्सनली नो। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशमा। I had a C-section and now my second baby is just 6 months old. When I can start this kind of exercise? Now this kind of exercise कुछ specific नहीं है, so I assume कि कोई भी exercise program. So in most of the case, anybody in their 6 month after their 6 months of pregnancy can start the exercise. Ideally 3 month भी हो सकता है, 6 month भी हो सकता है। कुछ केसेस में हो सकता है डॉक्टर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मना करे, बट 6 मंथ पे आप एक्सरसाइज कर सकते हो। हैविंग सेड दैट, आपको ग्रेजुअली शुरू करना है क्योंकि अगर आपने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज नहीं की है तो बॉडी डीकंडीशन हुई है, मसल, जॉइंट, लिगामेंट्स अब वीक हुए हैं, एंड्योरेंस कम हुआ है, तो उसको आपको ग्रेजुअली बिल्ड करना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको बॉडी को इनिशियली नहीं देना है। कोर कंडीशनिंग पे, मूवमेंट पे काम कीजिए, लाइट कार्डियो एक्टिविटी से शुरू कीजिए, स्ट्रेचिंग से शुरू कीजिए और धीरे धीरे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो तो अपनी ट्रेनिंग को आप मॉडरेट इंटेंस बना सकते हो। किसी ने बोला है कि मेरे पास गुरतेज है, टाइम है, मॉर्निंग टाइम जिम करूं या फिर इवनिंग टाइम जिम करूं। ये बड़ा लोगों के बीच में कंफ्यूजन रहता है कि सुबह एक्सरसाइज करना ज़्यादा फायदेमंद है, शाम को एक्सरसाइज करना ज़्यादा फायदेमंद है। और मेरा हमेशा इसका एक ही सोल्यूशन रहता है कि एक्सरसाइज करना ज़्यादा फायदेमंद है, आप किसी भी टाइम करो। लेट्स एज्यूम कि सुबह एक्सरसाइज करना बहुत फायदेमंद है लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है, तो आप इसी चक्कर में शाम को भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे। सो नाउ इमेजिन कि उसी की बॉडी डीकंडीशन हो रही है क्योंकि आप एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे, वर्सेस आपने कुछ एक्सरसाइज शाम को करना शुरू कर दिया तो ऑब्वियसली उसको फायदा मिलेगा। अगेन, अब बहुत सारे लोगों की पर्सनल प्रेफरेंस रहती है, किसी को मॉर्निंग में ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है, किसी को पूरा दिन खाना खाने के बाद शाम को ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है। सो वो पर्सनल चॉइस है, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करो। क्लॉक की तरफ देख के ये मत डिसाइड करो कि आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है या आपको करनी है। अल्टीमेटली आपको एक्सरसाइज करनी है, वही आपकी बॉडी को या आपके फिटनेस को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगी। मेरा वेट 1 साल पहले 115 था, फिर मैंने कार्डियो और जिम से 30 kg कम किया। बेली की स्किन लूज हो गई है बहुत ज्यादा। अब स्किन में कोई नेचुरल जो इलास्टिसिटी है उसके अलावा आप उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोगों की स्किन की इलास्टिसिटी नेचुरली अच्छी रहती है, यानी कि वो स्ट्रेचेबल होती है, और बहुत सारे लोगों की वो उसमें स्किन की इलास्टिसिटी कम है, यानी कि वो कम स्ट्रेचेबल होती है। सिंपल एग्जांपल, आप एक रबड़ लगा लो, एक रबड़ बैंड को आप जितना भी खींच सकते हो, लेकिन एक आप प्लास्टिक के पीस को आप ज्यादा खींच नहीं सकते, उसकी स्ट्रेचिंग एबिलिटी कम है। तो जिसकी बॉडी की टाइप उस प्लास्टिक जैसी है तो उसमें स्ट्रेचिंग की गुंजाइश कम है। तो अगर बहुत देर वेट उसमें पड़ा रहा, और ऑब्वियसली 30-40 kg वेट बहुत मायने रखता है, तो उसके बाद वो वापस उस कंडीशन से आएगा, बट ग्रेजुअली और स्लोली आएगा। और खासतौर पे जब आपने वेट लॉस बहुत तेजी से किया है तो उसको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा अपनी जगह वापस आने का, बट स्टिल गारंटी नहीं है कि अपनी जगह वापस आए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप इसके लिए कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, नो मैटर कि आपको सोशल मीडिया पे या आपके जिम में या आपके घर पे आने वाला ट्रेनर ये बोले कि ये वाली एक्सरसाइजेस करने से, स्ट्रेचेस करने से आपकी जो लटकी हुई स्किन है वो फिक्स हो जाएगी। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम देयर। नो, आई नो कि मैं आपकी फेक होप ले रहा हूं बहुत सारे लोगों की, बट मैं आपका टाइम बचा रहा हूं, आपको जो हकीकत है, जो सच है वो बता रहा हूं। सर, प्री वर्कआउट ड्रिंक जरूरी है क्या? यस, अगर प्री वर्कआउट ड्रिंक पानी है तो बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं चलेगा।
चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आपको एक्सरसाइज से पहले पानी पीना है, एक्सरसाइज के दौरान पानी पीना है, एक्सरसाइज के बाद पानी पीना है। बट ऑब्वियसली ड्यू टू मार्केट इम्पैक्ट हम में से बहुत सारे लोग प्री वर्कआउट के पीछे भागते हैं, वो प्री वर्कआउट के बिना एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। बट अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, खुद को पुश कर सकते हो, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आपको प्री वर्कआउट ही एक्सरसाइज कराएगा। हाँ, आपकी बॉडी में एनफ एनर्जी होनी चाहिए, उसके लिए आप कोई भी फ्रूट आइडली खाते हो तो आपको एनर्जी देता है। थोड़ा एक्स्ट्रा किक चाहिए तो आप कैफीन यूज़ कर सकते हो, उससे भी आपको वर्कआउट में एनर्जी मिलेगी, फैट का मोबिलाइजेशन बढ़ेगा या यूटिलाइजेशन बढ़ेगा एक्सरसाइज के दौरान। तो अगर आप प्री वर्कआउट के लिए पानी लेते हो, प्री वर्कआउट के लिए फ्रूट लेते हो, प्री वर्कआउट के लिए थोड़ी सी कॉफ़ी लेते हो, तो वो बेस्ट ऑप्शन है। सप्लीमेंट और प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स आई वोंट एडवाइस, दे आर नॉट द बेस्ट सोल्यूशन। अगर आप मोटिवेटेड हो तो आप ट्रेनिंग के लिए खुद को इतना किक या पुश कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं बहुत स्किनी हूं, 3 साल से मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है, ज़्यादा खाना खिलता ही नहीं है। इसका मुझे समझ में नहीं आया, बट आई एज्यूम कि किसी का वेट नहीं बढ़ रहा है। तो बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है कि आपको पहला कि आपको अपनी इनटेक फूड की मैनेज करनी पड़ेगी, अपनी रिक्वायरमेंट कैलोरीज जानने के बाद। उसके लिए आप मेरी वेबसाइट www.preetpalsandhu मेरा नाम .com पे जाना है। वहाँ जाके अपनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट को पता करना है होप टैब के अंदर। जब आपको अपनी रिक्वायरमेंट पता चल गई, आपको उसके हिसाब से खाना है। अगर आप उतना खाना खा रहे हो और आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, फिर आपको कुछ कैलोरीज और बढ़ानी है। हो सकता है कि आपका मेटाबॉलिज्म उससे ज़्यादा है। अगर मैं आइडियल मानूं कि कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, मैं नॉर्मल केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। दूसरा, आपको अपने बॉडी के अंदर ऐसी कंडीशन पैदा करनी है कि बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करे, और एक्सरसाइज से बेहतर कोई तरीका नहीं है। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो मसल की एनर्जी की डिमांड बढ़ती है और उसके ग्रोथ का पोटेंशियल बढ़ता है। तो आप हफ्ते में 2 या 3 दिन वेट ट्रेनिंग करो। मैं इससे ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। जितना आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, अगेन कैलोरीज आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, वो वेट गेन में कहीं ना कहीं आपको रोकेगी। तो हफ्ते में 2 या 3 दिन वेट ट्रेनिंग करो, अपना न्यूट्रिएंट्स अपनी कैलोरीज डिमांड के हिसाब से पूरा करो, तो पूरे चांसेस हैं कि आपका वेट बढ़ जाए। बट अगर इन सब एफर्ट्स के बाद आप ग्रेजुअली हर हफ्ते 200-250 कैलोरीज बढ़ाओ, 4 हफ्ते ऐसा करो, अगर नहीं बढ़ता डू लेट मी नो, देन विल फिगर आउट व्हाट अदर कॉजेज कुड बी जो आपको रोक रहे हैं वेट गेन से। हाउ टू गेट rid of low back pain completely after getting mild slip disc during deadlift। तो अब बहुत सारे केस सिनेरियो बन सकते हैं कि किसी का अगेन जैसा बोलते हैं कि अगर एक बार आपका स्लिप डिस्क होता है, इट नेवर गोज बैक। तो अगर आप वर्टिब्री के बीच में जो भी आपका कुशन है, जिसको हम डिस्क बोलते हैं, वो अपने नेचुरल जगह से हल्का सा बाहर आ गया, विद टाइम वो वहीं जम जाता है और पेन साइड मतलब खत्म हो जाता है टेम्परेरी। लेकिन अगर आप गलत मूवमेंट से दोबारा उस पर स्ट्रेस डालोगे तो चांसेस हैं कि वो पेन वापस आ जाए या डिस्क फर्दर बाहर चला जाए। अगेन डेडलिफ्ट या फॉरवर्ड बेंडिंग या स्पाइन लोडिंग ऐसी एक्टिविटी है जिसपे आपके वर्टिब्री पे प्रेशर बढ़ सकता है, डिस्क पे प्रेशर बढ़ सकता है और उसके बाहर निकलने के या पेन बढ़ने की संभावना बनी रहती है। तो मेरी एडवाइस यही है कि आपको कोर के जितने भी मसल्स हैं, चाहे आपके रेक्टर स्पाइन हैं, आपके ऑब्लिक मसल्स हैं, आपके एब्डोमिनल मसल्स हैं, उसको आपको ग्रेजुअली और सेफली ट्रेन करना है। और जनरली कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में लोड ज़्यादा आपकी लोअर बैक पे आता है, तो सुमो डेडलिफ्ट आपको उससे काफ़ी मदद करती है क्योंकि उसमें आपकी स्पाइन के स्ट्रेट रहने के चांसेस ज़्यादा है। सो यू कैन रिप्लेस योर डेडलिफ्ट विद सुमो डेडलिफ्ट, बट अगेन स्टार्टिंग पॉइंट वही है कि आपकी इस टाइम पे कंडीशन क्या है। तो अगर अभी पेन है तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप कि आप एक बार डॉक्टर से सजेशन लोगे। अगर आपका पेन ठीक हो चुका है और आप फ्यूचर रेडी होना चाहते हो तो ग्रेजुअली कम वेट से शुरू करके आप सुमो डेडलिफ्ट और वो सारी एक्सरसाइजेस का ऑल्टरनेट ढूंढो जिसपे स्पाइन लोडिंग होता है। तो सिंपल स्क्वाट में भी वेट कंधों पे आता है तो स्पाइन लोडिंग की संभावना बनी रहती है। उसकी जगह हैक स्क्वाट और लेग प्रेस एक बेटर ऑल्टरनेट है। ऐसे ही डेडलिफ्ट का ऑल्टरनेट सुमो डेडलिफ्ट है। ओवरहेड प्रेस की बजाय आप साइड लेटरल रेजर्स वगैरह एक्सरसाइज कर सकते हो। सो स्पाइन लोडिंग को आपको प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिसने भी ये क्वेश्चन डाला है मुझे पर्सनल विंडो पे इसको पूरा लिखें। क्वेश्चन था कि सर मैं एक हैंडीकैप हूँ, मुझे
वेट कम करना है कैसे करूं, तो किस तरह का हैंडीकैप है मैं एज्यूम नहीं कर सकता। तो आपको पूरा सवाल लिखना पड़ेगा कि अपर बॉडी का हैंडीकैप है, लोअर बॉडी का हैंडीकैप है, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, उस हिसाब से ही मैं बेटर सजेशन देने की पोजीशन में रहूंगा। सुमो डेडलिफ्ट और कन्वेंशनल डेडलिफ्ट दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों पे थोड़ा मसल एक्टिवेशन का डिफरेंस आ जाता है, लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सुमो डेडलिफ्ट को मैं प्रायोरिटी दूंगा। यू आर रियली मोटिवेटेड ऑलवेज सर, व्हाट इज द सीक्रेट? आई डोंट नो, मैं नहीं कहूंगा कि मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ। एट टाइम्स आई ऑल्सो फील लो, बट मेजरली आई फील energetic, and especially when I'm following my routine, which include regular physical exercise which gives me a kick, and my work, ये दोनों चीज़ें किक करती हैं, तो उससे थोड़ा मोटिवेट में रहता हूँ, थोड़ी किताबें पढ़ता हूँ और ये सारी चीज़ें मदद करती हैं। तो अगर आप भी एक्सरसाइज करोगे वो आपको मोटिवेट रखेगी, एनर्जेटिक रखेगी, अपना रूटीन फॉलो करोगे, डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो वो भी मोटिवेट रखेगा। वर्सेस अगर आप इनडिसिप्लिन हो तो ऑब्वियसली आपका कोई भी काम पूरा नहीं होगा, ना आपका फिटनेस का गोल पूरा होगा, ना आपका प्रोफेशनल गोल पूरा होगा, ना आपका पर्सनल गोल पूरा होगा। बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज होने का भी कोई चांस नहीं है, तो यू फील डीमोटिवेटेड। सो डू टेक एक्शंस एंड फॉलो डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू स्टे मोटिवेटेड। सर, कैलोरी डेफिसिट के लिए राइस कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए? लंच और डिनर 2 टाइम्स राइस ले सकते हैं क्या? अगेन क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपका बॉडी वेट क्या है और आपका फिटनेस गोल क्या है, बट इन शॉर्ट एनीबडी एंड एवरीबडी कैन हैव राइस। राइस खाना इज नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड विद वेट गेन। क्वांटिटी ऑफ राइस कैन इम्पैक्ट आपका जो वेट लॉस का जो जर्नी है। अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जैसा मैं बोलता हूँ कैलोरी सरप्लस में है तो वेट गेन होगा, कैलोरी बैलेंस में है या डेफिसिट में है तो वेट लॉस होगा। आप चाहे राइस खाओ चाहे ना खाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप दोनों टाइम भी राइस ले सकते हो। बहुत सारे लोगों को ट्रेन कोच करते हैं, वी गिव देम ऑप्शन कि आप लंच में भी राइस ले सकते हो, आप डिनर में भी राइस ले सकते हो, आप लंच में भी चपाती ले सकते हो, आप डिनर में भी चपाती ले सकते हो। आई गिव दैट कंप्लीट चॉइस टू ऑल दोज पीपल। उनकी मर्जी है वो क्या लेना चाहते हैं। किसी ने बोला है कि स्क्वाट करने का सही तरीका क्या है? कोई बोलता है कि हाफ बॉडी डाउन जाना चाहिए, कोई बोलता है फुल बॉडी डाउन जाना चाहिए। बारबेल स्क्वाट के बारे में बात हो रही है। मैं किसी वीडियो के थ्रू इसको बेटर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बट बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है जब स्क्वाट की बात होती है कि क्या हमें फुल डाउन जाना है, हाफ डाउन जाना है। अगेन इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। नंबर 1 कि आपकी जॉइंट मोबिलिटी कितनी है। तो अगर किसी की जॉइंट मोबिलिटी कम है, फॉर एग्जांपल उनके एंकल की मोबिलिटी कम है, तो प्रॉबेबली वो ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश में गिर सकते हैं। तो उनके केस में जब तक उनकी मोबिलिटी नहीं बढ़ती आप पार्शियल रेंज कर सकते हो। सेकेंड, किसी की नी की कंडीशन हो सकती है कि लेट्स से अर्ली साइन ऑफ आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उस केस में भी डीपर रेंज को प्रिवेंट करना ज़्यादा बेटर है। सो सेफ रेंज इज शॉर्ट रेंज, बट इन अ नॉर्मल सिनेरियो ज़्यादा रेंज ज़्यादा मसल एंगेजमेंट है, बट रिस्क भी बढ़ता है। तो चॉइस आपकी है, जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा रिवॉर्ड होगा। तो हमें कहीं उसके बीच में खेलना है, हमें सेफ प्ले करना है। लेट्स से one option is going parallel to the ground, which brings your knee angle close to 75 degree, and another option is keeping the knee angle 90 degree but not going parallel to the ground. तो I believe that option is still better। जब आप 90 डिग्री तक अपने नी जॉइंट को लेके जाते हो और 90 डिग्री तक अपने हिप जॉइंट को बेंड करते हो, वो काफी सेफर और इफेक्टिव ऑप्शन है। तो 90 डिग्री का मतलब हमेशा पैरेलल नहीं होता, क्योंकि जब हम झुक रहे हैं तो साथ में ये स्ट्रेट पोजीशन नहीं है, तो इस पोजीशन में भी हमारा नी एंगल 90 डिग्री हो सकता है। सो दिस पोजीशन वर्सेस दिस इज पैरेलल टू द फ्लोर, सो दिस एंगल इज स्टिल सेफ एंड इफेक्टिव एट द सेम टाइम। होप यू गेटिंग माय पॉइंट। ये आपकी अपर बॉडी है, ये आपकी थाई है और ये आपकी लोअर लेग है। तो ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल है, तो इसमें एंगल और बढ़ गया, रिस्क और बढ़ गया। तो आपको इस पोजीशन में रख सकते हो, अपर बॉडी, आपके थाइज और आपकी लोअर बॉडी। क्या अपना फिटनेस गोल बूज या अल्कोहल के साथ पूरा किया जा सकता है? अगेन जब हम कोई भी गोल पूरा करना चाहते हैं,
पहली बात, किसी भी गोल को पूरा करना इतना आसान नहीं होता। आप अगर अपना, जैसे कहते हैं कि पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अगर अपना बेस्ट दोगे तो भी 100% गारंटी नहीं है कि आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। और जब आप पहले ही ये सोच के चल रहे हो कि आप अपना बेस्ट नहीं दोगे, आप थोड़ी चीटिंग करोगे, थोड़ा बूज भी लोगे, सब करोगे, तो ऑब्वियसली आपके स्लो होने के या गोल को पूरा करने के चांसेस और कम हो जाते हैं। हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट सेइंग कि आप नहीं कर सकते, आपकी जर्नी मुश्किल हो जाएगी। आप डेफिसिट में रहना चाहते हो तो होगा क्या कि आपका, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट्स से मेरे साथ जुड़े हो कि आप मुझे या मेरी टीम को एज अ कोच हायर करते हो, तो मेरी हमेशा यही रहता है कि हम जो फोकस करते हैं कि पूरी टोटल कैलोरीज कितनी चाहिए, ये फर्स्ट गोल है। लेकिन अगर आप उसके अंदर आपको रोज के 3 या 4 ड्रिंक भी चाहिए, या लेट्स से हाइपोथेटिकली 2 ड्रिंक भी चाहिए, तो उन कैलोरीज को भी हम साथ में अटैच कर लेंगे और जो आपकी क्वालिटी कैलोरीज है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो जो हमारा गोल है डेफिसिट का, वो तो पूरा हो जाएगा, लेकिन हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू का जो हमारा गोल है वो पूरा नहीं होगा। इन दैट केस आई ऑलवेज सजेस्ट कि उस इनटेक को जितना आप कंट्रोल या कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं वो ज्यादा बेटर है, वर्सेस कि आप बूज भी साथ में लेके चलते हो और आपको 6 पैक एब्स भी चाहिए। तो एक तीर से दोनों शिकार नहीं होते। एक टाइम पे आप एक ही चीज करोगे तो ज्यादा बेटर है। हाँ, मॉडरेट क्वांटिटी में हर चीज एक्सेप्टेबल है। किसी ने बोला कि मेरा वेट 75 kg है, मैं क्या करूं, ज्यादा स्ट्रेंथ करूं या कार्डियो करूं, और कितने टाइम तक करूं? अब ये भी इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। अब 75 kg अगर 6 फुट हाइट के साथ है तो अजम्पशन यही है कि बंदा अपने राइट वेट के आसपास है, और अगर वो 5 फुट हाइट है तो बंदा ओबीस है। तो दोनों सिनेरियो को अगर हम मान लें तो फर्स्ट सिनेरियो में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा होनी चाहिए। जब वेट BMI स्कोर कम है, वेट 75 है, हाइट 6 फीट है, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है, और मॉडरेट इंटेंसिटी कार्डियो, मॉडरेट ड्यूरेशन के लिए। और अगर आप ओबीस हो, आपका वेट 50 होना चाहिए लेकिन आपका वेट 75 kg है, तो फिर आपको अपनी कार्डियो की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आप एक्सपेंडिचर बढ़ा के कैलोरी डेफिसिट ज़्यादा बढ़ा पाओ। किसी का सवाल है कि आत्मा मर चुकी है, वर्कआउट नहीं हो पाता है। तो आत्मा को जिंदा करने का मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, बट टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर देन आत्मा, मोर देन मोटिवेशन, मोर देन मीन पिक्चर, मोर देन एनी मोटिवेशनल गुरु जिसको आप देखते होगे, फॉलो करते होगे, ज़्यादा ज़रूरी है कि बस एक आप अपना डिसिप्लिन बनाओ और एक्सरसाइज शुरू करने की कोशिश करो। परफेक्ट टाइम, अपॉर्चुनिटी का मौका मत ढूंढो। आई नो सो मेनी पीपल जो कल शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे, फर्स्ट को शुरू करेंगे, मंडे को शुरू करेंगे, ऐसा करते करते कई महीनों और साल निकाल देते हैं। और होता क्या है, जब एक्चुअल में वो परफेक्ट टाइम आता है तो कोई इमरजेंसी आ जाती है जिसकी वजह से वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते। सो मेरा ये मानना है कि अगर आपको लग रहा है कि आप अभी ज़्यादा बिजी हो, जस्ट इमेजिन योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 और 10 ईयर्स, जब आप अपने करियर में ग्रो करोगे, अपने एज में ग्रो करोगे, आपकी फैमिली ग्रो करेगी, तब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं होगा। अभी भी आपके पास बहुत परफेक्ट और बहुत ज़्यादा टाइम है। तो सिर्फ खुद को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है और आप अपना फिटनेस गोल की तरफ बढ़ चुके होगे। आत्मा मर चुकी है, ज़रूरत नहीं है आत्मा की। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आत्मा नहीं चाहिए आपको, अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चाहिए, 2 टांगे चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, सब हो जाता है। सो डू नॉट वेट फॉर आत्मा टू अवेक, जस्ट स्टार्ट योर एक्सरसाइज। सर, वेट होने के बाद उसको मेंटेन करने के लिए क्या चालू रखना चाहिए, एक्सरसाइज या डाइट? अब आइडली तो दोनों चीजें जरूरी हैं। अब ये बहुत बड़ी मिथ है कि हमें एक्सरसाइज वेट लॉस के लिए करनी है। एक्सरसाइज करने से वेट लॉस होता है, साथ में अगर हमारा फूड कंट्रोल में है, लेकिन एक्सरसाइज का इकलौता पर्पज वेट लॉस नहीं है। वो लोग जो सिर्फ वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज करते हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक्सरसाइज आपकी उम्र को बढ़ाने के लिए, आपकी उम्र की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, आपके सारे ऑर्गन, सिस्टम, फंक्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्रूशल है, सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है। अगर आप सिर्फ वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो तो चाहे कल छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो तो जिंदगी भर उसको जारी रखो। आप चाहते हो कि 70-80 साल की उम्र में आप इंडिपेंडेंट रहो, तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो एक्सरसाइज को वेट लॉस के लिए मत करो। डाइट
इज क्रूशल। डाइट अगेन ईटिंग इन योर रिक्वायरमेंट। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट से ऊपर जाओगे और फ्रीक्वेंटली जाओगे तो वेट दोबारा से बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप वंस इन अ वाइल आप एक्स्ट्रा खा भी लेते हो और एक्सरसाइज आपकी रेगुलर है, जैसे मैंने बताया कि एक्सरसाइज टू कीप योर बॉडी स्ट्रांग एंड फिट, नॉट टू लूज वेट, और साथ में अपना फूड कंट्रोल है और कभी कभार आपने थोड़ा एक्स्ट्रा खा भी लिया तो भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा। किसी का भी वेट कम हो जाएगा निशा, नथिंग टू वरी अबाउट। अब किसी ने बोला मेरा अपर बॉडी वेट ज्यादा है लोअर बॉडी के वेट के कंपैरेटिवली, आई नीड डू फॉर बाला, व्हाट आई नीड टू डू फॉर बैलेंस? आई एज्यूम हियर वी टॉकिंग अबाउट मास, फैट मास, कि किसी का अपर बॉडी का फैट लोअर बॉडी के मुकाबले में ज्यादा है, टॉर्सो पे फैट ज्यादा है, लेग स्किनी है। तो आपको वही करना है जिसका लोअर बॉडी का फैट ज्यादा है और अपर बॉडी स्किनी है। आपको डेफिसिट में जाना है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेन करना है, आपको राइट अमाउंट में राइट न्यूट्रिशन खाना है, तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। आपको कुछ स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है कि आपको अगर आप वॉक करोगे तो आपकी टांगे और पतली हो जाएंगी, ये बहुत बड़ा मिथ है। आप साइकिल करोगे तो और टांगे पतली हो जाएंगी। कार्डियो करने के लिए आपको बॉडी के बड़े मसल यूज करने पड़ेंगे और जहां पे बॉडी में फैट पड़ी है वो सारी फैट यूज हो जाएगी जो भी स्टोर्ड फैट है, एंड यू विल इवेंचुअली लूज, चाहे वो यहाँ फैट है, चाहे वो यहाँ फैट है और चाहे यहाँ फैट है। एक्सरसाइज करोगे तो ठीक हो जाएगी। जैगरी और थ्रेड मिश्री, या अगर सिंपल चीनी की भी बात करें तो नन ऑफ देम इज हेल्दी आइडियली। सब शुगर है, एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं, तो उसको कंट्रोल में खाना ही बेस्ट सोल्यूशन या ऑप्शन है। अगर आप एक्सेस में खाओगे आपकी कैलोरीज इनटेक बढ़ेगी, आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, आपका इंसुलिन लेवल बढ़ेगा, विच इज नॉट हेल्दी। सो ईट इट इन मॉडरेट क्वांटिटी। हाइपोथेटिकली ये कहा जाता है कि शक्कर या गुड़ या जैगरी बाकी ऑप्शन के मुकाबले में ज़्यादा हेल्दी है, विच इज़ ट्रू अप टू सम एक्सटेंट, बट डजंट मीन दैट आप उसको भर भर के खाओगे तो भी हो जाएगा। थोड़ा सा वो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी इसके मुकाबले में बेटर है, नॉट न्यूट्रिशनल वैल्यू, हेल्दी प्रोफाइल उसकी थोड़ी अच्छी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थोड़े ज़्यादा है, बट अदरवाइज सब में शुगर, मीठा, सब कैलोरीज कुलोरी सब सेम है। हाउ टू मैनेज वाटर वेट ऑफ बॉडी? फ्लूइड, मैं इसको दूसरी तरह से बोलता हूँ, फ्लूइड फ्लक्चुएशन। तो बहुत सारे लोग इसी चक्कर में सुबह उठ के सौंफ वाला पानी, जीरे वाला पानी, ये पानी वो पानी पीते हैं कि कहीं बॉडी ना डिटॉक्स हो जाए, जो एक्स्ट्रा वेट बढ़ा है वो कम हो जाए, जो फ्लूइड फ्लक्चुएशन है वो खत्म हो जाए। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, बॉडी बड़ी एफिशिएंट है इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए। जर्नली क्या होता है, एक रियल केस सिनेरियो मानते हैं जिसमें हम हेल्दी कैलोरीज खा रहे थे, राइट न्यूट्रिशन ले रहे थे, और कोई पार्टी आती है, फिर वहाँ पे हमने नान खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, कुछ भी खा लिया। तो जहाँ पे पहले तो हमारी फूड इनटेक और अगले दिन देखा हमारा 1 किलो वेट बढ़ गया। अब बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि 1 किलो कैसे बढ़ गया, मैं तो बड़ी मुश्किल से 1 किलो कम किया था, हफ्ता लग गया था, 2 हफ्ते लग गए थे। तो एक्चुअल में वो फ्लूइड फ्लक्चुएशन है, तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उस फ्लूइड फ्लक्चुएशन से घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपका ग्लूकोज जो इनटेक बढ़ गई है या कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक बढ़ गई है तो वो पानी ज़्यादा स्टोर करती है। सिमिलरली जब आप हेल्दी खाते हो तो आपकी जो सोडियम की इनटेक है वो भी लिमिटेड है, कंट्रोल है। जब आप अनहेल्दी बाहर का खाते हो तो उसमें सोडियम की इनटेक भी ज़्यादा है, उसमें भी पानी होल्ड करना है। तो वो टेम्परेरी, जैसे आपने रात को खाया, आपका बॉडी में पानी का स्टोरेज बढ़ गया, फ्लूइड बढ़ गया, फ्लूइड फ्लक्चुएशन हो गई, वेट स्केल पे ज़्यादा आ गया, आपने घबरा के और गलतियां करनी है। तो मेरी यही सजेशन है, गलतियां मत करो, ये टेम्परेरी है, 1-2 दिन में वो सब ठीक हो जाएगा, और कंटिन्यू विद द प्रोग्राम जो ऑलरेडी आप फॉलो कर रहे थे। सो आपको वाटर वेट को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप मैनेज हो जाता है। किसी ने बोला कि उसका वेट था 154, 110 हो गया है, अब कम नहीं हो रहा, चिंता की बात है या इसके नीचे जा ही नहीं सकते। आई कांट कमेंट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी हाइट कितनी है। पर्सनली विंडो पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम 2 सिचुएशन हो सकती हैं कि बंदा अपने रिक्वायर्ड वेट पे, हाइट के जो प्रोपोर्शनल वेट है उस पर पहुंच गया है, तो ऑब्वियसली फर्दर वेट लॉस पॉसिबल नहीं होगा, ना ही एडवाइजेबल होगा।
और दूसरा, अगर ये वेट, अब मैं इसको LBS में मान रहा था बट आई बिलीव इट्स इन kg, तो देयर इज पोटेंशियल, अगर बंदे की हाइट 6'2", 6'4" तक भी है तो भी 110 kg वेट ज़्यादा है, तो वेट फर्दर नीचे जाएगा। आपको अपनी कैलकुलेशन दोबारा से करनी पड़ेगी, अपनी कैलोरीज इनटेक को दोबारा से जाना पड़ेगा 110 kg वेट के हिसाब से, और उससे पहले आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना पड़ेगा। हम लगातार जब डेफिसिट में खाते हैं तो बॉडी उसको भी अडेप्ट करती है, तो आपको हमेशा डेफिसिट में नहीं रहना, आपको कुछ देर डेफिसिट में रहना है, फिर आपको अपने मेंटेन में जाना है, फिर डेफिसिट में जाना है। तो ये अप्रोच, ग्रेजुअल अप्रोच ज़्यादा बेटर है वर्सेस कॉन्स्टेंटली हम कम किए जा रहे हैं। कॉन्स्टेंटली कम मत कीजिए, स्टेग्नेशन आएगा, प्लेट्यू आएगा, उससे ओवरकम करने के लिए ज़रूरी है नीचे आएँ, फिर हल्का ऊपर जाएं, फिर नीचे आएँ, फिर हल्का ऊपर आएँ, फिर नीचे आएँ, हल्का ऊपर जाएं। इस तरह से आप अपने मसल को भी बेटर मेंटेन कर सकते हो और कॉन्स्टेंटली आप वेट लॉस कर सकते हो। लोअर बॉडी विमेन में कि कोई फिटनेस ट्रेनर है, उसने पूछा है, तो जैसा मैंने पहले बताया कि चाहे लोअर बॉडी कम करना है, चाहे अपर बॉडी कम करना है, स्ट्रैटेजी सेम है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे बंदे आपको यही बताएंगे कि लोअर बॉडी कम करनी है तो उसकी ये एक्सरसाइजेज हैं, अपर बॉडी कम करनी है तो उसकी ये एक्सरसाइज है। हकीकत में जब आप एक्सरसाइज करते हो, बॉडी मूव करते हो, तो बॉडी कैलोरीज बर्न करती है, और जब आप वो वाले मसल मूव करते हो जो ज्यादा कैलोरीज को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल लोअर बॉडी के मसल, तो बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। तो आप कोई भी एक्टिविटी करोगे जिसमें बड़े मसल यूज होते हैं तो आप डेफिसिट में जाने की कवायद में होगे। अगर आप साथ में अपना खाना मैनेज कर रहे हो तो सिर्फ उसी पे फोकस करो। आपको स्पेसिफिकली लोअर बॉडी के लिए लोगों को लंजेस, स्क्वाट्स, जंप ये सब करवाने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। जो उनके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंक्लूड है बस वही करवाओ, और साथ में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्डियो कराओ, फूड पे फोकस करवाओ, और वो सब ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहां भी मैसेज कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट दैट। आई डोंट नो जब हम इस लाइव को दोबारा से पोस्ट करेंगे वो क्वेश्चन यहां पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं जो क्वेश्चन इस लाइव में कवर नहीं हुए उसके आपको जवाब दूं, तो प्लीज मुझे आप पर्सनल विंडो पे वो मैसेज कर दें ताकि मैं उनके आंसर कर पाऊं अपने टाइम में, क्योंकि इस लाइव की एक टाइम लिमिट रहती है ताकि आप उस पर्टिकुलर हाफ एन आवर और 45 मिनट्स के लिए आएँ और अपने सवालों के जवाब ले दें। और अगर नहीं मिलता तो प्लीज आप पर्सनल विंडो पे मुझे मैसेज करें, मैं 95%, 97% हर सवाल का जवाब देता हूं जो लॉजिकल होता है। सर मैं बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करती, एज 41 है, वेट 70 है, क्या मैं ट्रेडमिल या साइकिलिंग कर लूं घर पे? एब्सोल्युटली, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। और मैं पर्सनली साइकिलिंग को और ट्रेडमिल को या वॉक को, बेसिकली ट्रेडमिल एक इक्विपमेंट है सेम एक्टिविटी को करने का, बहुत अच्छी ऑप्शन मानता हूं उन लोगों के लिए जिनके पास जिम में जाने के लिए टाइम नहीं है। तो आप इन चीज़ों को करिए, आपकी फिटनेस को, एटलीस्ट कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को, कुछ हद तक लोअर बॉडी की स्ट्रेंथनिंग को इम्प्रूव करने में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसके लिए भी कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आप घर पे कर सकते हो। और कोर कंडीशनिंग होनी चाहिए, वो भी आप घर पे कर सकते हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आपको कुछ इक्विपमेंट्स या बॉडी वेट की जरूरत पड़ती है या मशीन की जरूरत पड़ती है, जो 20 से 30% आपकी फिटनेस का होना चाहिए टोटल रूटीन का। हैविंग सेड दैट, आप इन दोनों तीन चीजों से ही 70% तक आप अपनी फिटनेस को इंप्रूव कर सकते हो विदाउट क्वेश्चन। All right, so last page of questions. We left with 10 more minutes. We try to move bit faster. जो मुझे लगता है कि बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है और सबके कॉमन क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रनिंग बिल्कुल नहीं कर पाता हूँ, सांस फूलने लगती है, कुछ बताइए। अगेन, जो बीमारी है उसका सोल्यूशन वही है कि आपको वही एक्टिविटी बार बार करनी है। जब उस एक्टिविटी को आप बार बार करते हो तो आपका एंड्योरेंस बेटर होता है, आपका सिस्टम बेटर रिस्पॉन्ड करता है। बट हाँ, प्रोसेस क्या है? लेट्स अज्यूम कि आप अभी बिल्कुल रनिंग नहीं कर पाते, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप वॉक कीजिए, वॉक का अपना वॉल्यूम बढ़ाइए। हो सकता है आप 30 मिनट वॉक कर रहे हो, 40 मिनट वॉक कर रहे हो, उसको आप 1 आवर तक लेके जाएं। जब आप इफेक्टिवली वॉक करने लगेंगे और आपकी वेट ज्यादा नहीं, अगर वेट ज्यादा तो मैं वॉक ही रिकमेंड करूंगा, लेकिन अगर आपका वेट कंट्रोल है तो आप अपने वॉक को रनिंग में कन्वर्ट कर सकते हो इंटरवल ट्रेनिंग इनकॉर्पोरेट करके। इंटरवल ट्रेनिंग के 2 परिभाषा रहती हैं, एक जो एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए है, दूसरा
जो आपके लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि आपको 1 मिनट की एक्टिविटी करनी है, यानी कि रन करना है, जॉग करना है बेसिकली इजी कंफर्टेबल पेस पे, और 2 मिनट वॉक करना है, और ये हर ऑल्टरनेट किलोमीटर में करना है। तो मान लो कि आप 1 घंटे में 6 किलोमीटर करते हो, तो पहला 1 किलोमीटर आपको सिर्फ वॉक करना है, दूसरे 1 किलोमीटर में 1 मिनट रन करना है, 2 मिनट वॉक करना है, फिर 1 मिनट रन करना है, 2 मिनट वॉक करना है। 1 किलोमीटर पूरा होने पे अगला 1 किलोमीटर फिर आपको पूरा वॉक करना है। तो इस तरह से आप 1 मिनट को धीरे धीरे 2 मिनट, और 2 मिनट को 3 मिनट, और टोटल टाइम में आप आधा टाइम अपना रन का इंक्लूड करोगे, तो यू विल रियलाइज कि आप इसको करने के काबिल धीरे धीरे बन जाओगे। किसी ने बोला है कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, कैसीन और वे को लेके कि किसी का क्वेश्चन है कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि जब आप वे प्रोटीन लेते हो, फास्ट प्रोटीन है, क्विक रिकवरी शुरू करता है, वर्सेस कैसीन एक स्लो प्रोटीन है। तो वो एक स्लो, अगर आप दोनों को मिक्स कर लेते हो, दूध में आप वे लेते हो, तो दोनों स्लो हो जाते हैं। अगेन डिपेंडिंग अपॉन, सबसे जो ज़्यादा चीज़ मैटर करती है कि पूरे दिन में आपका प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है। और अगर आप एक एडवांस एथलीट हो, तो प्रोफेशनल हो, तो हर उसकी स्पीड आपको मैटर करेगी। लेकिन अगर आप एक आम इंडिविजुअल हो, तो वो इतना क्रूशल नहीं है पूरे दिन में प्रोटीन की इंटेक, जैसे मैं पहले बताया है। सो प्रोटीन कैसीन, वे कैसीन में नहीं बदलता, पर जैसा आपने पूछा कि अगर हम कैसीन और वे को मिक्स करते हैं तो दोनों स्लो ही क्यों होते हैं, फास्ट क्यों नहीं होते। इसकी सिंपल सी एग्जांपल, एक बंदा स्लो भागने वाला है, एक तेज भागने वाला है, तो दोनों इकट्ठे भागेंगे तो फास्ट वाला स्लो वाले को नहीं खींच पाएगा, क्योंकि उसका स्टेमिना उतना ही है। लेकिन स्लो वाला फास्ट वाले को स्लो कर सकता है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट अगर दोनों टैग्ड है। सो सिमिलरली जो फास्ट स्लो को फास्ट नहीं कर सकता, लेकिन फास्ट स्लो को स्लो कर सकता है। ठीक यही होता है कैसीन और वे के साथ। बट एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एडवांस एथलीट हो, प्रोफेशनल हो, तो उससे फर्क पड़ेगा। अदरवाइज इट्स ओके। आप दूध के साथ ले लो, आप पानी के साथ ले लो। दूध के साथ जो दूसरा इशू हो सकता है कि आपकी टोटल कैलोरीज बढ़ सकती हैं, तो उसको मैनेज करना पड़ेगा, तो पानी उसके लिए बेटर ऑप्शन रहती है। लेकिन अगर आपकी इनटेक रिक्वायर्ड क्वांटिटी काफ़ी है, तो आप दूध के साथ पी लीजिए। मैं पर्सनली दूध के साथ लेता हूँ, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट 2000 से ज़्यादा है। ये क्वेश्चन हमारा, मेटाबॉलिज्म कैसे बूस्ट करें। मेटाबॉलिज्म कैसे बूस्ट करें, तो कितना आपका मसल मास है उतना ही आपका मेटाबॉलिज्म है। सिंपल भाषा में समझाएं, जो लोग बॉडी बिल्डर्स हैं वो कुछ भी खा लें, लेकिन उनकी बॉडी में फैट स्टोरेज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है। क्यों मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है? क्योंकि मसल मास ज़्यादा है। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का जो सबसे आइडियल तरीका है वो यही है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, वेट लिफ्ट करें, प्रोटीन की इंटेक बढ़ाएं और मसल मास बढ़ाएं। अगर आप ये करते हो तो आपको डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मदद मिलेगी। फैट लॉस कैसे करें भाई, बोलो ना आप। मैं सारा दिन सारी वीडियो में यही सिखाता हूँ। कैलोरी डेफिसिट में जाइए, अपनी रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज जानिए, मेरी वेबसाइट पे जाके अपनी रिक्वायरमेंट पता कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपना खाना खाइए। 1 हफ्ता चेक कीजिए, अगर वेट कम नहीं हुआ तो उसमें से 200 कैलोरीज और कम कर दीजिए, या 200 कैलोरीज का खर्चा बढ़ा दीजिए। खर्चा कैसे बढ़ाना है? वॉक बढ़ा के, कार्डियो बढ़ा के खर्चा बढ़ा दिया, या इनटेक कम कर दी, डेफिसिट हो गया। फिर भी नहीं हुआ, 200 या 100-200 कैलोरीज का और डिफरेंस डालिए और फिर चेक कीजिए। ये बड़ा सिंपल फंडा है, रॉकेट साइंस नहीं है। मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग फैट लॉस, आई ऑलवेज सजेस्ट स्टार्ट एनीथिंग बिटवीन 1 to 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो मिनिमम 1 है। अगर मेरा वेट लेट्स से 95 है, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 95 है, और इट कैन गो अप टू 190 ऑल्सो, डिपेंडिंग मैं कितनी अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ, वेट ट्रेनिंग करता हूँ, टोटल कार्डियो कितना करता हूँ, वो सारे फैक्टर मैटर करते हैं। किसी ने बोला व्हेन फेसिंग प्रॉब्लम इन फैमिली एंड गोल इज हाई, ये कुछ क्वेश्चन क्लियर नहीं है। बट अगेन अगर मैं इसको ये समझूं कि साथ में अपनी फिटनेस पे भी फोकस करना है, तो कैसे किया जा सकता है। अगेन हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करना क्रूशल होता है, और बाकी चीज़ों को कहीं ना कहीं हद तक इग्नोर करना पड़ता है। और जनरली इस मौके पे अगर हम ये समझते हैं कि फिटनेस हमारा शौक है, तो हम कॉम्प्रोमाइज फिटनेस का करते हैं। लेकिन अगर हम ये समझें कि फिटनेस
नेसेसिटी है तो फिर हम फिटनेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और व्हेन आई से दैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू स्पेंडिंग 2 आवर्स इन द जिम, नो मैटर कि फैमिली में कितनी बड़ी ट्रेजेडी या इशू हो रखा है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट गो आउट एंड वॉक फॉर 30 मिनट्स और रन फॉर 10 मिनट्स और डू स्टेयर क्लाइंबिंग फॉर 5 मिनट्स। दैट इज समथिंग विच विल कीप यू फिटर एंड इवन आपके माइंडसेट को पॉजिटिव रखने के लिए, हैप्पी हार्मोन को रिलीज करने के लिए, सिचुएशन को मेंटली लड़ने के लिए भी डेफिनेटली आपकी मदद करेगी। सो डू नॉट हाइड बिहाइंड एनी सिचुएशन इन योर लाइफ, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन खुद के लिए टाइम मैनेज करना, क्योंकि जब नो मैटर कैसी भी सिचुएशन है, हम खाना भी खाते हैं, हम हर वो सारी चीज करते हैं जो डे टू डे लाइफ में करते हैं, लेकिन हमें एक बहाना मिल जाता है कि नहीं यार एक्सरसाइज तो एक लग्जरी है। एक्सरसाइज लग्जरी नहीं है भाई साहब, एक्सरसाइज नेसेसिटी है, उसके बिना आप क्वालिटी लाइफ जी नहीं सकते। जब आपने ये समझ लिया तो आप खुद ब खुद टाइम उसके लिए निकालोगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फैंसी काइंड ऑफ एक्सरसाइज कि पूरा परिवार दुखी है और आप बैठे जुम्बा कर रहे हो। आई एम जस्ट सिंपली सेइंग 5 मिनट के लिए स्टेयर क्लाइंबिंग कर लो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई समझदार इंसान आपसे नाराज होगा। 30 मिनट की आप वॉक कर लोगे तो कोई दुखी नहीं होगा, 10 मिनट आप रन कर लोगे तो कोई माइंड नहीं करेगा, या आप अपने बेडरूम में कुंडी लगा के स्क्वाट कर लोगे 50-100 तो कोई परेशान होगा। किसी का यहाँ कोई सवाल है कि मीठा छोड़ देना चाहिए 100%, कोई नुकसान तो नहीं होगा? नुकसान नहीं होगा मीठे छोड़ने का। हर खाने में कुछ ना कुछ मीठा है। हम गेहूं भी खाते हैं, उसके अंदर भी मीठा है। हम फ्रूट्स खाते हैं, उसके अंदर मीठा है। तो आइडली हमें बाहर से मीठे की जरूरत नहीं है, और खास तौर पे प्रोसेस्ड मीठे की जरूरत नहीं है। वो हमने जीभ के स्वाद के लिए ऐड कर लिया है। जितना शुगर बॉडी को चाहिए वो नेचुरल फूड सोर्सेज के थ्रू पूरा हो रहा है। नथिंग बेटर देन दैट। डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस मैंने बहुत बार बताया है, पहले भी एक वीडियो पे प्रॉपर इसको एक्सप्लेन किया था। ये आई गेस इट हैज टू बी द लास्ट क्वेश्चन एज वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। सो जब हम सिर्फ खाना कम करके और एक्सट्रीम एक्सरसाइज करके बिना खाने पे ध्यान दिए या बिना न्यूट्रिशन पे ध्यान दिए वेट लॉस करते हैं तो वो वेट लॉस है। लेकिन जब हम क्वालिटी फूड खाते हैं जिसमें हमारी प्रोटीन की इंटेक अच्छी है, हमारे कार्ब्स निल नहीं है, हमारे हेल्दी फैट उसमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी में है, और डेफिसिट एक्सट्रीम नहीं है, ग्रेजुअल है, और साथ में हम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपनी स्लीप को भी मैनेज कर रहे हैं, अपने स्ट्रेस को भी मैनेज कर रहे हैं, सो उस केस में हम आइडली फैट लॉस कर रहे हैं और मसल को प्रिजर्व कर रहे हैं या पॉसिबली इंक्रीज कर रहे हैं। सो आइडियल सिनेरियो है जब हम फैट लॉस करते हैं और साथ में मसल लॉस करते हैं, दैट इज प्योरली फैट लॉस, वर्सेस जब हम सिर्फ स्केल पे देख रहे हैं, रोज सुबह उठ के स्केल पे खड़े हो गए और खाना कम कर दिया और एक्टिविटी बढ़ा दी, वेट ट्रेनिंग नहीं की, प्रोटीन नहीं खाया, हेल्दी फैट नहीं खाए, एक ही गोला है वेट लॉस करना है, तो वो है वेट लॉस, जो मैं एडवाइस नहीं करता। हाँ, मेजर करने का एक तरीका हो सकता है कि स्केल हमें कुछ नंबर प्रोवाइड कराता है, लेकिन वो नंबर कैसे आए हैं वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। मैं भी अपने क्लाइंट्स को जिनको भी वेट लॉस में हेल्प करता हूँ ट्रैकिंग स्केल के साथ करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इंश्योर करता हूँ कि वो प्रोटीन इनफ अमाउंट में खा रहे हैं, वो कार्ब्स इनफ अमाउंट में खा रहे हैं, वो फैट हेल्दी खा रहे हैं, वो वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो कार्डियो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अगर ये सारी अप्रोचेस हैं तो वेट लॉस फैट लॉस होगा। अगर ये सारी हटा दो तो सिर्फ वेट लॉस हो रहा है, इवेंचुअली वो वापस आ जाएगा जैसे ही आप अपना खान पान नॉर्मल करोगे। आई थिंक दैट्स इट। ये सारे सवाल इसमें से ज़्यादातर मैंने कवर कर दिए हैं। 2-4 सवाल जो शायद मेरी समझ में ना आए होंगे, जो रेपिटेटिव होंगे, उनका मैंने जवाब नहीं दिया है। सो आई रियली अप्रिशिएट आप जो लोग शुरू से अब तक आए। उम्मीद करता हूं कि इस लाइव में आपके सवालों के जवाब मिले। जिनके नहीं मिले, मैं फिर से बोलता हूं भैया, मुझे पर्सनली बहुत सारे लोगों ने अभी ऑलरेडी टेक्स्ट मैसेज कर दिया है, मैसेज कर दिया, डीएम कर दिया है, तो आप सब भी डीएम कर सकते हैं। अगर आपको मजा आया हो इस सेशन में तो नीचे मैं वेट करूंगा 1 मिनट के लिए, आपको वो लिखना है। मैं अक्सर डायलॉग ज्यादा यूज करता हूं। लेट मी सी कितने लोग मुझे बहुत देर से फॉलो करते हैं और जानते हैं मेरा फेवरेट डायलॉग क्या है। आई एम वेटिंग। ऑलराइट, नोबडी नोज, दैट्स सैड। तो सब लोग, ये somebody, किसी ने मेरी इज्जत रख ली है। सो जस्ट किडिंग। मैं अपनी इज्जत को इस इंस्टाग्राम लाइव के साथ नहीं टांगूंगा।
सो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने रिप्लाई किया है. थैंक यू मोहित इज़ अ जीनियस गाय और फ्यूचर है वो फिटनेस इंडस्ट्री का. सो ये लॉट ऑफ पीपल रिस्पॉन्डेड नाउ. आई एम रियली थैंकफुल. लव यू गाइस. स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट. एक्सरसाइज करने का बहाना ढूंढते रहिए. संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे वीकेंड हो, चाहे पार्टी हो, चाहे बीमार हो, चाहे कम बीमार हो, हेल्दी खाने का, एक्सरसाइज करने का, बेटर रूटीन फॉलो करने का, डिसिप्लिन फॉलो करने का बहाना ढूंढते रहिए और ये डेफिनेटली आपको आपके फिटनेस गोल पे ले जाएगा. थैंक यू सो मच वंस अगेन. सी यू सून इन नेक्स्ट लाइव ऑन फ्राइडे 6 PM, सेम टाइम, सेम चैनल, विच यू नो. थैंक यू सो मच. लव यू गाइस.